स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone. Sanctions, import duties, tariffs, the new words in the US dictionary again after the successful BRICS meeting. US का कहना है कि चाइना, इंडिया जैसे कंट्रीज लगातार रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और G7 कंट्रीज का जो टारगेटेड मैकेनिज्म था रशिया को एक्सप्लॉइट करने का, आइसोलेट करने का, सैंक्शंस लगाने का, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मानते हैं चाइना इज नॉट योर अलाई। 47% इंपोर्ट करता है चाइना रशिया से, 38% इंडिया करता है, बट इंडिया इज योर अलाई। बट ये पूरा सच नहीं है। सच ये भी है कि नेटो कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन यूनियन हुआ या तुर्की, ये दोनों कंट्रीज भी मिलकर लगभग 13% ऑफ देयर ऑयल इज इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। तो क्या यूरोपियन यूनियन के ऊपर यानी वेस्टर्न नेशंस के ऊपर और टर्की के ऊपर भी आप सैंक्शन लगाएंगे? ये सोचने की बात है। बट ये तो हुआ जियोपॉलिटिकल बात है। बट हाउ इंडिया सेव द वर्ल्ड, क्योंकि 2022 में जब से ये शुरू हुआ है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद से इंडिया ने रशिया के ऊपर ऑयल डिपेंडेंस बढ़ाया और इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे स्टेबल रही और एक रिसेशन की तरफ नहीं गया, खासकर वेस्ट का इकोनॉमी। वी विल टॉक अबाउट दैट। और हम साथ साथ इस इकोनॉमिक्स को देखते हुए ये भी समझेंगे कि ये जो दो तरह की बातें होती है वेस्टर्न मीडिया में या वेस्टर्न नेशंस के द्वारा, उसको भी हम ट्राई करेंगे समझने का कि इसमें सच्चाई क्या है, कहाँ लाई करता है इन लोग का फंडामेंटल्स। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल, हाउ इंडियाज ऑयल स्ट्रैटेजी बेनिफिटेड द वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बट साथ ही साथ याद रहे कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ रिलेवेंस इन इंडियन इकोनॉमी, इट हैज़ रिलेवेंस इन इंडियन इकोनॉमी। और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एनर्जी सिक्योरिटी से लेके प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी GS3 और ऑप्शनल इकोनॉमिक्स के लिए और ओवरऑल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है आपके लिए ये वीडियो। और साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जा रहा है, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड गिविंग यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेंस के लिए। तो ये क्वेश्चन है और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप ये क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। दिस इज अ 250 वर्ड्स क्वेश्चन। इंडिया स्ट्रैटेजी ऑफ परचेजिंग डिस्काउंटेड रशियन ऑयल is cited as master stroke in economic statecraft that served its national interest while stabilizing global market। दोनों चीज हो रही है, इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट भी सेव कर रहा है और ग्लोबल मार्केट को भी स्टेबलाइज कर रहा है। क्रिटिकली एनालाइज दिस असर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो देखेंगे आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आंसर लिखने में ईजी होगा और साथ ही साथ आपको एक व्यू मिलेगा बाकी आंसर्स लिखने को, अपना परव्यू बढ़ाने को, आपकी पेरिफेरल नॉलेज बेहतर होगी। सो डू स्टिक टू इट। बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि ऐसे डिस्कशंस और उसके पीछे की इकोनॉमिक थ्योरीज, इस पूरे को समझने के लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्रतिज्ञा बैच में एडमिशन लेने का, इंडियन इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लेने का आज आपको लास्ट डे है। सेल एंडिंग इज 15th of July and batch is also closing today. The admissions are closing for the प्रतिज्ञा बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि आज जरूरी है आपके लिए, बिकॉज हमारा गुरु कृपा सेल भी आज एंड हो रहा है और हमारा बैच भी आज क्लोज हो रहा है, यानी एडमिशन आज क्लोज हो जाएंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच आपके लिए है। द प्लैटिनम बैच यू विल गेट इट एट 17,999 और इसमें आपको टेस्ट सीरीज यानी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज प्लस NCERT का एक्सेस भी मिलेगा, NCERT का भी एक्सेस मिलेगा। तो लेट मत करिए, जस्ट यूज द कोड HS Live। अपना कोड यूज करना है HS Live, बिकॉज हाई स्कोर्स विथ HS Live। HS Live यूज करेंगे और आप प्लैटिनम बैच के लिए जाएंगे तो आपको लाइव क्लासेस से लेकर टेस्ट सीरीज, PYQs और मेंटरशिप फॉर डाउट क्लियरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ योर आंसर्स सब कुछ मिलेगा। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो इकोनॉमिक्स अगर आपने ऑप्शन नहीं लिया और एक इंटरेस्टिंग हाई स्कोरिंग ऑप्शनल, हाईएस्ट बीइंग 335 दिस ईयर, और इंटरव्यू में भी हाईएस्ट स्कोर करना है 215, और पिछले लास्ट 10 ईयर्स में टॉप 3 हाईएस्ट परफॉर्मिंग ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रहा है और ये UPSC बताता है, मेरा डेटा नहीं है ये। तो इफ़ यू वांट अ कंसिस्टेंटली हाई स्कोरिंग ऑप्शनल जिसमें लगातार स्टूडेंट्स टॉप 3 रैंकर्स में रहे हैं, टॉप 3 हाईएस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल में रहे हैं और प्रोबेबिलिटी आपकी फाइनल लिस्ट में नाम आने की बढ़ती है,
तो ये ऑप्शन आपके लिए, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक आपका इसमें ओवरलैप मिलेगा। या बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, रटना वटना नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, शेयर योर डिटेल्स और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, सर्च करो हिप्पोनॉमिक्स। आपको इस सेशन की पीडीएफ, डाउट्स कोई है आपको तो वो भी सब कुछ यहाँ पे सॉल्व होता है। जस्ट सर्च हिप्पोनॉमिक्स, फॉलो इट पीडीएफ के लिए, या फिर आपको एडमिशन्स चाहिए तो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दो हियर और ऑन माई ईमेल आईडी, या फिर आप डायरेक्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 76400300 के ऊपर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कि क्राइसिस क्या थी, व्हाट वाज द क्राइसिस। देखो, रशिया यूक्रेन वॉर और कॉन्फ्लिक्ट बिगिन हुआ और इसके बाद से यूएस ने, वेस्टर्न नेशन, G7 नेशंस ने सैंक्शंस डाल दिए किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, कि कोई ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रशिया के साथ नहीं होगा, बेसिक। ठीक, तो इससे क्या हुआ, 10% ऑफ द डेली सप्लाई ऑफ ऑयल वॉज एट रिस्क डिसअपियरिंग फ्रॉम द मार्केट। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू ऑयल एंड नेचुरल गैस, खासकर यूरोपियन यूनियन के लिए। तो वेस्टर्न यूरोप के वो नेशंस जो रशिया के ऊपर, नॉर्थ पाइपलाइन के बारे में सुना होगा, डिपेंडेंट थे, सैंक्शंस के बाद वहां एनर्जी प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, इतनी महंगाई आ गई वहां पे कि लोगों में त्राहिमाम हो गया, जॉब लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट जीरो, नेगेटिव हो गई वहां पे। तो उनको भी तो कुछ चाहिए ना, तो पहले तो वो नॉर्वे से थोड़ा बहुत ऑयल लेना शुरू किए, गैस लेना शुरू किए, और दूसरा कहाँ से आ रहा है, यूएस से। तो यूएस को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ इन सैंक्शंस का, और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, यूरोप को, क्योंकि यूएस के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ी तो यूएस को फायदा है। तो यूएस चाहता है कि डिपेंडेंस बनी रहे और बढ़ती रहे, तो इसीलिए सैंक्शंस को और ज़्यादा सख्त करने की बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि रशिया से जो ऑयल आ रहा है, तो कुछ ना कुछ सप्लाई आ रही है ऑयल की। अब अगर ये सप्लाई आप बंद कर देते हैं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल इन ग्लोबल मार्केट क्या होगा, गिर जाएगा। बट डिमांड तो नहीं गिरेगी, क्योंकि डिमांड तो लगातार बढ़ रही है फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, डिमांड इज राइजिंग। तो डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस, व्हाट विल हैपन, डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस, क्यों, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, तो व्हाट विल हैपन, सोच के देखो एक बार, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, और प्राइस राइज नहीं, एक्सपोनेंशियल प्राइस राइज ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। और इसका सिर्फ इंडिया के ऊपर असर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को असर पड़ेगा अगर तेल महंगा होगा। तो सबसे पहला असर सैंक्शंस का किसके ऊपर दिखाई दिया था, यूरोपियन यूनियन के ऊपर, और वहां से सीखते हुए इंडिया ने अपनी सप्लाईज चेंज की और रशिया पे डिपेंडेंस अपना बढ़ाया। 40% ऑफ आवर ऑयल करेंटली इज बॉट फ्रॉम रशिया। ठीक, इस तरह से क्योंकि सप्लाई डिमांड का मिसमैच होता तो प्राइसेस वुड हैव स्काई रॉकेटेड, इसको बचाया इंडिया चाइना ने। आगे देखा जाए कि वेस्ट का गैम्बल क्या था, द प्राइस कैप। इसका ये मतलब है कि वेस्टर्न नेशंस ने कहा कि एक सर्टेन लिमिट से नीचे जाके आप, जैसे मान लीजिए उन्होंने फिक्स कर दिया कि $60 पर बैरल से नीचे जाके आप नहीं खरीदेंगे कुछ भी, ठीक है, दिस इज $60 पर बैरल। बट रशिया ने क्या किया, रशिया सबको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना शुरू किया, यानी लगभग कई सेक्शंस में, मतलब इनिशियली तो रशिया ने इंडिया को $35 तक के डिस्काउंट दिए हैं, इतना सस्ता पड़ा है ऑयल इंडिया को। और बाय इंडिया आई डोंट मीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई मीन द कंपनीज, रिफाइनरीज ऑफ इंडिया, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो एनजीसी हो, जितनी भी रिफाइनरीज हैं इंडिया के पास, उन्होंने इंपोर्ट किया, भारत सरकार ने इंपोर्ट नहीं किया। इट इज स्ट्रैटेजिकल चॉइस ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं कि डुअल गोल क्या था इस प्राइस कैप को लगाने का, बहुत ही सिंपल, कि रशिया की वॉर फंडिंग को कट किया जाए और रशिया की ऑयल फ्लो को प्रिवेंट किया जाए। तो ये लोग, वेस्टर्न नेशंस या यूएस, ये नहीं देख रहा था कि रशिया की अगर सप्लाई रहेगी तो ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल विल बी स्टेबल। वो सिर्फ ये देख रहा था कि रशिया अगर सस्ते में तेल बेचेगा तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस फॉल कर जाएंगे, ठीक है। तो ये था उनका गोल। तो जीनियस लूपहोल क्या था कि सैंक्शन अप्लाई टू रशियन क्रूड ऑयल बट नॉट टू रिफाइंड प्रोडक्ट्स। और ये लाइन याद रखिएगा कि क्रूड ऑयल के ऊपर तो सैंक्शन है, बट उसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बेचा जाए तो सैंक्शन नहीं है। और इस बात का फायदा उठाया इंडिया की कंपनीज ने भी।
ठीक है, तो इंडियाज मास्टर स्ट्रोक व्हाट वाज दैट? तो रशिया का जब ये वॉर या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा था, तो ये अगर हम यहाँ देखें ये वाला पॉइंट, दिस इज 2%, दिस इज 2%, तो 2% से भी कम इंडिया अपना ऑयल इंपोर्ट करता था रशिया से। क्योंकि सीधी सी बात ये है कि इट्स वेरी टफ टू इम्पोर्ट ऑयल और इम्पोर्ट एनीथिंग फ्रॉम रशिया, क्योंकि बहुत घूम के आना पड़ता है शिप्स को, ठंडी जगह है वो, शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो इससे बेहतर है कि हमारे बगल में गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान है, इराक है, वहाँ से ले लें। ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस है, और यूएस का के ऊपर भी हमारा अच्छा खासा डिपेंडेंस रहा है। आज भी यूएस हमारा 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल और गैस के टर्म्स में, यानी हम इम्पोर्ट फिफ्थ नंबर पे है यूएस, जहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं ऑयल एंड गैस। ये डिपेंडेंस पोस्ट वॉर या पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ से आप देखिए ये लगातार बढ़ा है रशिया के साथ। इट्स नाउ अराउंड 40%, 40% के आसपास, 38 to 40% के आसपास ऑयल हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, रशिया का नंबर 1 कस्टमर रहा है इंडिया पिछले 3 सालों में। आज के समय में, अगर अभी के समय में देखा जाए, तो चाइना ज़्यादा इंपोर्ट करता है, बिकॉज चाइना की ऑयल डिमांड भी ज़्यादा है। चाइना रशिया के बगल में भी है, दे हैव मल्टीपल ways to transport the fuel, but हाँ, India is still close number second, 40%, 47 versus 47%। इसके अलावा इम्पैक्ट क्या हुआ है इसकी वजह से? इम्पैक्ट ये हुआ है कि बहुत सारा ऑयल जो रशिया से निकलता था और यूज होता था यूरोप के लिए, वो इंडिया ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि यूरोप तो मना कर दिया था, तो वो क्रूड ऑयल इंडिया ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो सप्लाई और डिमांड का मिसमैच नहीं हुआ, सीधी सी बात है। और साथ ही साथ देखो, आप ये देखने की कोशिश करिए कि इंडिया की डिमांड ऑयल इंपोर्ट्स पे लगभग 85%, 80 to 85% के आसपास। तो इंडिया को हमेशा 80 to 85% इंपोर्ट करना ही है। अगर वो रशिया से नहीं करता तो वो यहां से कर रहा होता, गल्फ कंट्रीज से, और सप्लाई तो गल्फ कंट्रीज की लिमिटेड है ना, तो सप्लाई वुड हैव बीन लोअर, डिमांड वुड हैव बीन हायर। तो इससे क्या होता? एक बहुत ही खराब स्थिति में हो जाती ऑयल प्राइसेस, क्योंकि लगातार बिडिंग होती कि जो ज़्यादा प्राइस देगा हम उसको बेचेंगे, जो ज़्यादा प्राइस देगा उसको बेचेंगे। यही तो होगा। सप्लाई कम है, जैसे आप आलू प्याज लेने जा रहे हैं, अगर कम आलू प्याज बचा है, तो जो ज़्यादा पैसा देगा सेलर क्या करेगा? उसको बेचना चाहेगा। वही चीज़ ऑयल के साथ होती, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड करने वाले ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा प्राइस देता उसको क्रूड ऑयल मिल जाता। और ये डेवलपिंग नेशंस के लिए अच्छा नहीं है, ना सिर्फ डेवलपिंग के लिए, डेवलप्ड नेशंस के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो हम क्या देखते हैं कि दिस इकोनॉमीज ऑफ डील, द रशियन डिस्काउंट। तो रशिया ने क्या किया? क्योंकि यूरोप जो उसका ट्रेडिशन, अब नॉर्थ गल्फ स्ट्रीम हो या जो भी हो, वहां से जो गैस ले रहे थे बंद कर दिया, क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया। तो क्या करेगा रशिया? तो रशिया ने क्या किया? मैसिव डिस्काउंट देना शुरू किया अपने यूराल्स क्रूड का। जैसे ब्रेंट क्रूड हम लिंक करते हैं यूएस से, यूराल्स क्रूड हम लिंक करते हैं रशिया के साथ। $35 पर बैरल तक का डिस्काउंट दिया गया फ्रॉम रशिया। $35 पर बैरल, $60 का कैप है उस पर, $35 का आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम डिस्काउंट भी दिया गया था। और इसकी वजह से दिस डील बिकेम इररेजिस्टिबल फॉर एनी दिमाग वाला कस्टमर, जिसके पास भी बुद्धि होगी और अपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना होगा लॉन्ग टर्म में, तो वो कहाँ से खरीदता? रशिया से। तो इंडिया ने इस बात का फायदा उठाया और अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, क्योंकि आवर इकोनॉमी इज वेरी प्राइस सेंसिटिव। हमारा सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें भी फूड एंड फ्यूल आर एडेड, और फ्यूल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है बाहर से। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होने का जो खतरा बढ़ रहा था और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ने का जो खतरा था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया भारत की कंपनीज ने। ठीक, क्या किया? अब याद रहे, रिफाइनिंग आर्बिट्राज। क्रूड ऑयल पे सैंक्शन है, रिफाइंड ऑयल पे सैंक्शन नहीं है। रिफाइंड मींस पेट्रोल डीजल पे सैंक्शन नहीं है। तो इंडियन कंपनीज, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे हमारी रिलायंस है, तो उन्होंने क्या किया? ऑयल इंपोर्ट किया सस्ते में, उसको रिफाइन किया और वही रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यूरोप को बेचा। ठीक है, सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडिया के रिफाइंड ऑयल का बना यूरोप। वो यूरोप जो रशिया के ऊपर क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगाता है। क्यों? क्योंकि एक साल में यूरोप को भी ये समझ आ गया कि अगर हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे तो हमारे एनर्जी प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि हमारे लोग, जो हमारी इकोनॉमी है, हमारे लोग हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे विद द लेवल ऑफ इनकम।
और हम देखते भी हैं कि यूके हो या जर्मनी, वहाँ प्राइस पावर कट्स बढ़ते हैं, पावर प्राइसेस लगभग कई कई जगह पे 5 से 7 गुना बढ़ जाते हैं। और जब ये सब समझ में आ गया तो इंडिया से शुरू किया इंपोर्ट करना पेट्रोल एंड डीजल, द सेम पेट्रोल एंड डीजल जो रिफाइन कहाँ से किया गया था, रशियन ऑयल से। रिफाइन किया गया रशियन ऑयल से इंडियन रिफाइनरीज में, और इसको एक्सपोर्ट कौन किया, कहाँ किया गया, यूरोपियन यूनियंस को। ठीक है, वाई, बिकॉज लूपहोल। लूपहोल क्या है कि रिफाइंड प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, और इसी लूपहोल का फायदा उठाया और इंडिया ने क्रूशियल फॉरेन एक्सचेंज कमाया, क्योंकि क्रूड ऑयल इज सस्ता बट रिफाइंड पेट्रोलियम इज एक्सपेंसिव, ज्यादा कमाया, सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा, कमाया ज्यादा। तो कंपनीज को विंडफॉल गेन्स भी हुआ एक्सपोर्ट करके। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्योंकि हम सस्ते में ऑयल इंपोर्ट किए और महंगे में रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेचे, वो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। ठीक है, बहुत ही कम रहा है, 0.7 से 1.1% के आसपास रहा है पिछले 2 साल में, और ये बहुत कम है क्योंकि हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो वैल्यू था वो कम हो गया इंपोर्ट का। ठीक है, तो इसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ा, इट एक्टेड एज अ मार्केट स्टेबलाइजर। ये मार्केट स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि सप्लाई है कम और डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम और डिमांड है ज़्यादा। तो जब भी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, लिमिटेड है, मान लो कि 100 बैरल्स अवेलेबल हैं पर डे, जस्ट मान लो, और यहाँ पे डिमांड ग्लोबल कितनी है, 200, ज़्यादा है डिमांड। 100 तो सारी की सारी डिमांड जो कहाँ से हो जाएगी, इंडिया चाइना से ही हो जाएगी, क्योंकि यूएस तो ऑयल इंपोर्ट करता नहीं, उसके पास अपना है। तो इंडिया और चाइना से ही 100 की अगर डिमांड हो गई तो वो पार्टी जो ज्यादा पैसा देगी उसको उसी को बेचना चाहेगा, गल्फ कंट्रीज। तो इस बात को बचाया, इस ग्लोबल क्राइसिस और बिडिंग वॉर्स, इसको बचाया इंडिया ने बाय बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। और जब वो ऑयल रशिया से खरीदा तो इससे क्या हुआ, ग्लोबली स्टेबलाइज किया सप्लाई को, और उसके बाद कैटेस्ट्रॉफिक प्राइस शॉक जो हो सकता था उसको बचा के रखा, मेकिंग द एनर्जी अफोर्डेबल नॉट जस्ट फॉर इंडिया, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, क्योंकि हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल फ्रॉम गल्फ कंट्रीज रिमेन्ड स्टेबल, और वो सस्ता ऑयल जो था गल्फ कंट्रीज का वो यूरोप खरीद सकता था। उसके साथ साथ हमसे रिफाइंड प्रोडक्ट खरीद ही रहा था यूरोप। वी वर exporting the refined products at a much cheaper rate than what they could have bought from USA. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर क्यों दो तरह की बातें होती, क्योंकि अगर हम पार्ट 2 देखें, सैंक्शन स्पॉइलर डिबेट आपको दिखाई देगी कि हम इंडिया का पक्ष तो देख रहे हैं, बट ग्लोबली अगर देखा जाए तो वेस्टर्न नेशंस के लिए सरदर्दी क्या थी कि इंडिया अब वॉर को फंड कर रहा है, रशियन वॉर को फंड कर रहा है इंडिया और चाइना। बट वो ये नहीं देख रहे थे कि उसी ऑयल का रिफाइंड प्रोडक्ट्स वो यूरोप में यूज कर रहे हैं। यूरोप खुद लगभग 10% ऑफ देयर ऑयल नीड्स इज इंपोर्टिंग फ्रॉम रशिया नाउ, आज के समय में। तो क्या ऐसा सैंक्शन लगने वाला है जो यूरोपियन यूनियन और नेटो एलाइज के ऊपर भी लग जाएगा यूएस से? आई डोंट नो। ठीक, सो द कॉम्प्लिकेटेड G7 से प्राइमरी गोल क्या था कि रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस का जो पेन है वो बढ़ाया जाए, कि वो फाइनेंशियली डिस्टेबलाइज हो जाए और वॉर से अपना हाथ पीछे खींच ले। बट रशिया को बहुत सारा पैसा मिला, इट अर्नड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट फ्रॉम दिस, इंडिया एंड चाइना बाइंग फ्रॉम रशिया। इसके अलावा एक शैडो फ्लीट का भी प्रॉब्लम हुआ। शैडो फ्लीट मतलब कि आप जो ऑयल टैंकर्स मूव करते हैं, वो इंश्योर्ड होता है, उसकी ट्रैकिंग हो रही होती है, ठीक है। बट क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए थे तो नए शिप्स तो रशिया को मिलते नहीं, तो जो पुराने शिप्स थे, कभी यूज से हट चुके होंगे, उनको यूज करना शुरू किया रशिया ने अनइंश्योर्ड तरीके से ऑयल को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि जो ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी है वो तो इंश्योर कर नहीं सकती उसको, रशियन ऑयल को। वाई? बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। तो अनइंश्योर्ड था और पुरानी शिप्स थी, तो इससे इन्वायरमेंटल लॉस का खतरा था सबसे बड़ा, कि ऑयल स्पिलेज इशू हो गया, ठीक है, या फिर
मैरीन इकोसिस्टम हो गया या ह्यूमन लाइफ हो गई, उन सब के ऊपर एक एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता था। तो अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स की वेस्ट ने जो फाइनेंशियल सैंक्शन लगाया वो पूरा नहीं हो पा रहा था, उसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होने का खतरा भी रहा है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट हाँ ये खतरा रहा, आज भी है। क्योंकि अगर आप पुराने शिप से अनइंश्योर्ड तरीके से ऑयल ले रहे होंगे तो नुकसान आपका भी हो सकता है इनकेस अगर कोई एडवर्स एक्सीडेंट हो गया तो क्या करें? इससे डोमेस्टिकली इंडिया को फायदा कैसे हुआ? इंडिया ने लगभग $13 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज में सेविंग्स में बचाया। $13 बिलियन, बिग नंबर। आज हमारा फॉरेक्स अराउंड $60 बिलियन है। तो जो $13 बिलियन हमने बचाया, और साथ ही ये तो हमने इंटरनेशनली बचा लिया अपना, मान लो कि फॉरेक्स बचा लिया, फॉरेन एक्सचेंज। और डोमेस्टिकली अगर हम बात करें, क्योंकि हम चीप ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, तो इससे क्या हुआ, पेट्रोल डीजल का प्राइस क्या हुआ, स्टेबल कर पाए हम लोग। वो बढ़ा नहीं, महंगा नहीं हुआ। और वो महंगा नहीं हुआ इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, फूड कॉस्ट, इसको हम लिमिट कर पाए। हम अपना इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कम किए, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन रिलेटेड टू फ्यूल प्राइसेस उसको भी कंट्रोल में रखे। इसीलिए वी टेम्ड इन्फ्लेशन। आज के समय में लगभग 2.1% के आसपास है इन्फ्लेशन इंडिया का। इट्स अ गुड नंबर, बट इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि RBI की लिमिट कितनी है, 2 से 6%। तो हमने इन्फ्लेशन बचाया, फॉरेन एक्सचेंज बचाया, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी लेके आए। क्यों? क्योंकि रुपीज वॉज स्टेबलाइज, रुपया स्टेबलाइज हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा, ट्रस्ट बढ़ा, और इससे क्या हुआ, इंडिया वॉज द वन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एट 6.5% के आसपास। ठीक है, 6.4% का हमारा ग्रोथ रेट रहा, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड नाउ वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो, 1 साल का कवर है हमारे पास, इंपोर्ट कवर, चाहे वो हमारा इन्फ्लेशन हो, वो हमारे प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंडर में है, और चाहे वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो तीनों हम कंट्रोल कर पाए और अपने हिसाब से ग्रो कर पाए। वी नीड टू ग्रो मोर, हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, बट हाँ जो खतरा बाहर से आ सकता था उसको लिमिट कर लिया। और दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन मार्केट, 2nd लार्जेस्ट कंजम्पशन मार्केट है इंडिया, और वहाँ पे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड थोड़ी बेहतर रहेगी, डोमेस्टिक इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती है, और ग्लोबल प्लेयर्स को इसका फ़ायदा होता है। चाहे वो एप्पल का फ़ोन ज़्यादा खरीद रहे हों, सैमसंग के फ़ोन ज़्यादा खरीद रहे हों, या इंटरनेशनल इम्पोर्टेड आपके आइटम्स की डिमांड बढ़ी हो, जो कि बढ़ी है इंडिया में। ठीक है, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उस खोने को बचाने के लिए इंडिया को एक टाइट रोप पे चलना पड़ रहा है। एक साइड हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है और एक साइड रशिया है। रशिया हैज़ बीन आवर ओल्डेस्ट अलाई, ओल्डेस्ट फ्रेंड, तो उसके साथ हमने अपना हिस्टोरिक पार्टनरशिप बना के रखा हुआ है। और हमने साथ ही साथ अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी स्टिक किया है। क्यों? दैट वी विल मेक आवर ओन डिसीजंस फॉर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट फॉर एंड दिस विल बी आवर फॉरेन पॉलिसी। हम किसी के दबाव में आके चेंजेस नहीं लाएंगे। इसके साथ साथ, क्योंकि रशिया के साथ तो हमारा पुराना ही स्ट्रैटेजिक अलाई है, वो यूएस के साथ भी हमने स्ट्रैटेजिक टाइज को और बेहतर किया है, स्पेशली ट्रंप गवर्नमेंट के आने के बाद। ठीक है, जैसे क्वाड समिट है, जैसे हमारा पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ा है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस बढ़े हैं, अभी तो एक F-35 भी रखा हुआ था केरला के अंदर में। ठीक, और स्टांस क्या है हमारा? वेरी सिंपल, आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। और इंडिया ने एब्सटेन तो किया है UN वोट से अगेंस्ट रशिया, बट साथ ही साथ ये भी कहा है दैट द पीस टॉक्स शुड गो ऑन, वो ऑन द टेबल आके ही बात होगी पीस टॉक्स की। हाँ, एब्सटेन जरूर किया है। ठीक, तो क्या है हमारा रोड अहेड? देखो, सिंपल सी बात यह है कि इंडिया ने, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया है, और 2030 तक इंडिया विल बी द लार्जेस्ट ग्रोइंग डिमांड ऑफ ऑयल नेशन इन द वर्ल्ड। यानी जहां से डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ेगी वो कंट्री रहेगी इंडिया, और इस बात का फ़ायदा इंडिया को मिलेगा। वाई? क्योंकि अब हम एक स्विंग कंज्यूमर हैं, हम ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को मूव कर सकते हैं, कि अगर हम कहीं से ऑयल खरीद रहे हैं, वहाँ से बंद करके किसी और कंट्री से या किसी और पार्टी से ऑयल खरीदने लगे, तो उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों देखने को मिलेगा। किसको? ग्लोबल ट्रेड को। और क्योंकि अब हमारे पास बार्गेनिंग पावर बढ़ी है,
और हमारी ऑयल डिमांड की ग्रोथ 2030 तक हाईएस्ट रहने वाली है, इस बात का फायदा हमें मिलेगा और हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि जो भी हम पैसे बचा रहे हैं, जैसे हमने $13 बिलियन तक बचाया, $15 बिलियन तक बचाएंगे, उस पैसे को हम यूज कर सके न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजीज को बनाने में, न्यू एज ग्रीन टेक्नोलॉजीज को बनाने में, जैसे सोलर पावर, विंड पावर, सोलर पैनल, विंड पैनल, इसको बनाने में हम यूज कर सके। और इस तरह से हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, इंडिया का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से, वो पूरा हो सकेगा कि हमारी डिपेंडेंसी तो बढ़े पेट्रोल के ऊपर, क्रूड के ऊपर, बट साथ ही साथ जो पैसे हमने बचाए हैं उससे हम अपने ग्रीन एनर्जी को और तेजी से बढ़ा सकें। आज के टर्म्स में अगर देखा जाए, आज के लिहाज से, तो जो टोटल एनर्जी सप्लाई और एनर्जी डिमांड है इंडिया की, उसका 50% इंडिया नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से बना पा रहा है, चाहे वो सोलर हो, हाइड्रो पावर हो, आपका विंड पावर हो या फिर न्यूक्लियर हो। एंड इट्स अ बिग ह्यूज लीप, और इसको हमको बढ़ाते रहना है। तभी हमारा जो ईवी रेवोल्यूशन हो या फिर सस्टेनेबिलिटी रेवोल्यूशन हो, नेट ज़ीरो का हमारा टारगेट हो, वो तभी पूरा होगा जब हम रिन्यूएबल सोर्सेज से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। हाँ, ऑयल डिपेंडेंस कम नहीं होने वाली, क्योंकि जो आने वाला 1-2 दशक है वो इंडिया का रहने वाला है। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी हो, सर्विसेज बढ़ानी हो, कुछ भी करना हो, तो डिमांड तो हमारी सिक्योरिटी डिमांड, एनर्जी डिमांड तो बढ़ेगी। बट उस एनर्जी डिमांड में हम कैसे ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? चीपर ऑयल खरीद के पैसे बचा के, और उन पैसों को हम ग्रीन ट्रांजिशन में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी ट्रांजिशन as well as energy security of India, and how India was able to stabilize the global trade market prices and stop a glooming recession on the West. I hope आपको ये लेक्चर से समझ में आया होगा कि कैसे डिमांड सप्लाई का खेल था और इंडिया ने उसको बेहतर किया। और अगर वीडियो से नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुआ है तो डू लाइक इस, डू शेयर दिस, और भूलना मत हाई स्कोर्स विथ HS लाइव स्टडी आपको किसी भी कोर्स के ऊपर, स्पेशली द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कोर्स जो कि आज क्लोज होने जा रहा है एडमिशन, और साथ ही साथ हमारी सेल एंडिंग भी हो रही है। तो आज आपके पास लास्ट डे है टू गेट दिस कोर्स एट 17,999 with test series and NCRTs. So thank you everyone. We'll meet again soon. Bye bye. Have a good day. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।